अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइस, अमित तिवारी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर अभी भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। फिलहाल जो है मैं अभी क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का 2021 का पेपर है उसको मैं मैथ सब्जेक्ट वाले पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, और इसी तरह से क्रम में धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का आता रहेगा। आप हमसे जुड़ जाइए चैनल से, प्लेलिस्ट में आप देखते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए, मैं इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, 20-20 क्वेश्चन का सेट हर वीडियो में डालता हूँ। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है। BOC ये वृत्त का व्यास दिया है, तथा AB जो है AC के बराबर है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हैं, तो एंगल ABC की मान क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग जानते हैं वृत्त की जो परिधि पे बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वृत्त की परिधि पे बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल A क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री का हो गया। एंगल A बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की परिधि पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कह रहे हैं AB जो है AC के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो यानी कि AC के सामने वाली कौन सी कोण है, D है, एंगल B, और AB के सामने ये एंगल C है, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि AB बराबर AC है। जब भुजा बराबर है दोनों भुजा, तो दोनों कोण आमने सामने वाले बराबर होंगे। ये हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या लगाएंगे, एंगल A यानी कि BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA यानी कि इसको हम बोलें तो ACB बोल सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण का योग जो होता है, त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोण का योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये भी x है और ये भी x है, तो BAC 90 डिग्री हो गया। इसको हम 90 डिग्री लिख देते हैं, प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। यानी कि x की बात करें तो 90 डिग्री बटे 2 यही हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिखेंगे 45 डिग्री। यानी कि हमसे पूछा गया है एंगल ABC में एंगल B का मान, तो एंगल B हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ABC यानी कि एंगल B यानी कि ABC क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए ये हो जाएगा। ऑप्शन पाते हैं तो ऑप्शन नंबर C में 45 डिग्री दिया है, यानी कि ऑप्शन C आंसर हो गया। आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोग समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। यहाँ लिखा गया है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, हमें व्यास दिया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम लोग याद करते हैं R के कॉन्सेप्ट में, पाई R², ठीक। और दूसरा चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वो व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या को हम रिप्लेस कर दें तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यही लिखेंगे। और व्यास जो है D मान दिया है, यानी कि D बटे 2। त्रिज्या को हम लोग R कहते हैं, तो R बराबर हमें मिल गया D बटे 2। यही मान हम यहाँ रख देंगे, पाई है तो पाई रख दिए, D बटे 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि R बराबर D बटे 2 हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये हो गया पाई D² बटे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक। तो ये हो गया पाई D² बटे 4, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, तो पाई D² बटे 4, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई
हमेशा हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो इतना इकाई है तो ये वर्ग इकाई कहलाएगा, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर हम लोग आते हैं। इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में, यानी कि हम एक त्रिभुज बना लिए ABC। आगे कह रहा है डी और ई क्रमशः AB और AC की भुजाएं हैं, यानी कि AB भुजा पर कौन सा पॉइंट है, D है, और जो AC है इस पर कौन सा पॉइंट है, E है। और ये AB और AC इस प्रकार है कि DE के पैरेलल यानी कि समांतर है BC, DE के समांतर है BC, यानी कि इसको हम ज्वाइन कर दें, क्योंकि तभी तो एक यहाँ के हर जगह हर पॉइंट पर डिस्टेंस इसका इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल कह रहे हैं तो DE पैरेलल BC। यदि AD बटे DB का मान 1/2 हो, AC बराबर 27 सेंटीमीटर हो, तो EC का मान पूछा गया है हमसे। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो AD यानी कि AD बटे DB दिया हुआ है, AD बटे DB 1/2 है, यानी कि AD का मान कितना दिया है 1, DB का मान कितना दिया है 2, तो AD का मान यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक, अच्छा AC, ये पूरा AC का मान जो है, ये पूरे का मान यहाँ से यहाँ का मान 27 है, 27 ये सेंटीमीटर है। ठीक, तो 27 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। चलिए D बराबर जब भी BC होगा, DE परपेंडिकुलर DE पैरेलल BC होगा, जब भी DE पैरेलल BC, तो हम लोग कह सकते हैं कि AD बटे DB, AD बटे BD या DB लिख सकते हैं कुछ भी, ये किसके बराबर होगा, AE बटे EC, AE बटे EC। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा AC भुजा कितना है 27 सेंटीमीटर, अगर हम इसमें से किसी एक को, EC है, EC को हम x मान लेते हैं, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, AE का मान कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस x यही होगा। यहाँ लिख देते हैं यदि AC बराबर 27 सेंटीमीटर है, EC बराबर x सेंटीमीटर होगा, EC बराबर x सेंटीमीटर लें, तो AE का मान कितना होगा, AE बराबर 27 माइनस x सेंटीमीटर, यही होगा। चलिए AD का मान, AD बटे DB का मान 1/2 दिया है, AE का मान हम क्या मान लिए हैं, AE का मान 27 माइनस x, और ये EC का मान कितना है, x है। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, x का गुणा 1 से हुआ, ये हो गया x बराबर 2 का गुणा 27 से हुआ, ये हो गया 27 दूनी 54, 2 का गुणा -x से हुआ -2x, यानी कि x प्लस 2x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 54। ठीक, यानी कि 3x बराबर हम बोले तो 54, तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 54/3, यानी कि 18 68 38 54, यानी कि 18 सेंटीमीटर। ये किसका मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, x का मान, यानी कि EC का मान। EC का मान हमें 18 सेंटीमीटर मिल गया। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं हम लोग। लिखा है r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, जो त्रिज्या है r दिया हुआ है, गोले का आयतन पूछा हुआ है, यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमसे पूछा हुआ है। गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन हम लोग जानते हैं ये कितना होता है, 4/3 πr³, यही होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो इतना आयतन है, तो आयतन पूछा हुआ है, आयतन का जो होता है ये मात्रक होता है घन इकाई, तो ये घन इकाई हो जाएगा। ऑप्शन की अब बात करें तो ऑप्शन नंबर हमें मिल रहा है ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न पाते हैं। 65 यानी कि 65 प्रश्न में कह रहा है 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। तो ठीक है, समतल जमीन पर खड़े हैं, हम मान लेते हैं ये 13 सेंटीमीटर वाला है खंभा और ये 7 मीटर वाला है। यदि उनके पादों के बीच, उनके बीच की जो दूरी है ये दिया हुआ है, दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरे के बीच की दूरी बताइए, यानी कि सिरों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ईजी है। ये 8 मीटर ये लंबाई है, तो यहाँ अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो ये भी तो 8 मीटर होगा। अब ये पूरी ऊंचाई अगर हमको 13 मीटर दिया है और ये इतना ऊंचाई अगर हमको 7 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ की भी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये ऊंचाई भी तो 7 ही मीटर होगी। जब 7 मीटर इतना ऊंचा है तो ये भी तो 7 ही मीटर होगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 7 मीटर। तो ये वाला ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई, पूरी ऊंचाई 13 है, यहाँ 7 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 मीटर, यही हो जाएगा।
अब ये हो गया 8 मीटर, हमको दूरी कौन सा बताना है, ये वाला मान निकालना है। चलिए इसको अगर नामकरण हम कर दे तो A B C D और E कर देते हैं, हम इसका नामकरण कर दिए हैं। चलिए अब हमारे पास एक त्रिभुज मिल रहा है 8 6 और ये वाला, तो इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं। A B E ये है 6 मीटर, ये है 8 मीटर, तो A B का मान बताना है। ये एक कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज बना है क्योंकि ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यहाँ तो 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। तो 90 डिग्री जब बन रहा है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में देखें तो ये AB जो है हमारा कर्ण कहलाएगा। तो AB बराबर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होगा। तो लंब स्क्वायर यानी कि AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ये कौन सा परिमेय से हुआ, तो ये पाइथागोरस परिमेय है। यही परिमेय तो पाइथागोरस परिमेय कहलाता है। अब पाइथागोरस परिमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस परिमेय। तो AB है, यहाँ पर हम AB लिख दिए। AE का मान दिया हुआ है 6 है और BE का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। AB बराबर ये हो गया 36 प्लस 64, यानी कि AB बराबर हम लोग बात करें तो √100 यानी कि 10, ये 10 हो गया, मीटर में है तो यानी कि मीटर हो गया। यानी कि दोनों सिरों के बीच की जो ये दूरी हो गई 10 मीटर हम लोग निकाल लिए। ऑप्शन की बात करें तो 10 मीटर हमें ऑप्शन A में दिख रहा है, तो ऑप्शन हो गया A। चलिए प्रश्न संख्या 66 यानी कि 66 पाते हैं। लिखा है माध्य X और माध्यिका Y और बहुलक Z के बीच संबंध है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से पूछ लिया गया है और फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, 3 मीडियन, मीडियन यानी कि माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर होता है मोड प्लस 2 मीन, मोड यानी कि बहुलक प्लस 2 माध्य, यही होता है फार्मूला, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि अगर 3 है तो 3 लिख दिए, माध्यिका, माध्यिका हमारा y है, तो 3y बराबर कितना हमें मिलना चाहिए, z और 2 गुणे माध्य है यानी कि 2x। अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो है हमें किस ऑप्शन से मिलता है। ठीक, तो इसको तोड़ते हैं, x माइनस जेड है तो x माइनस जेड, 3 का गुणा x से हुआ 3x माइनस 3y, यहाँ से x है तो x माइनस 3x बराबर माइनस 3y और माइनस 3y और प्लस ये वाला हो जाएगा z इधर। ठीक, अगर इसको और हम आगे ले चलें तो y इधर लाना है, तो चलिए ये 3y हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया 3y बराबर, ये हो गया x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x, तो इधर आकर हो जाएगा 2x प्लस z। तो ये वाला अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन 1 से ही मिल गया। ठीक है, तो बाकी जब ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो ये वाला फॉर्म, ये वाला चीज़ आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अब बात करें हम लोग आंसर की, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन A मिल चुका है, ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 67 कह रहे हैं कि 16 का मिलान चिन्ह। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया है XVI, ये जो है ये मिलान चिन्ह नहीं है, ये क्या है, रोमन अंक है। तो रोमन अंक और मिलान चिन्ह में अंतर होता है, ये रोमन संख्या है तो रोमन संख्या है, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, मिलान चिन्ह पूछा गया है, तो देखिए मिलान चिन्ह में 5 को हम लोग ऐसे 4 डंडी पाते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसका मतलब होगा 5। इसी तरह से फिर हम लोग 4 खींचे और यहाँ 1 मिला दिए, ये हो गया 10, ये मिलान चिन्ह कहलाता है। फिर इसी तरह से ये मिलाए, यहाँ से ये हो गया 15 और यहाँ 1 बच गया, तो ये हो गया 16। यानी कि ऑप्शन अब हम लोग मैच कर दें तो ऑप्शन हमें दिख रहा है B, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा B। आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 68 देखते हैं। यहाँ लिखा है थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तथा साइन थीटा बराबर y है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। यही हमसे पूछा गया कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर y दिया है, इसको हम लोग ले लेंगे, साइन थीटा बराबर y को हम y/1 लिख सकते हैं। अब हम लोग लंब कर्ण आधार में बांटे इसको, तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो हमें आधार निकालना होगा यहाँ से, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही होता है। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया हमें, तो इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आधार बराबर अगर हम लिखें आगे तो इसको 1 माइनस y स्क्वायर, यही लिखेंगे। चलिए इसके बाद आधार हो गया। अब हमसे पूछा है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का हम लोग मान निकाल चुके हैं, √1 माइनस y स्क्वायर। कर्ण का मान हमें 1 दिया हुआ है, ये कर्ण का मान है, ये लंब का मान है, तो कर्ण का मान 1 है, यानी कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कहते हैं यही हो जाएगा आंसर। अब ये ऑप्शन में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन C हो जाएगा, ऑप्शन C।
चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 69 पाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी कि दो तरह की अगर हमारे पास त्रिभुज हैं जिनकी भुजा जो कोण है वो समान है, समान कोणिक है, तो कौन कहता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात समान रहता है। यानी कि बात करें ए बी, ये अनुपात भुजा का ए बी है, ये पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ये बी सी बटे क्यू आर बराबर पी आर बटे ये ए सी। ठीक, यानी कि ए बी बी सी, यहाँ भी ए बी बी सी ए सी कर देते हैं, ए सी बटे पी आर। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये जो है ये थेल्स ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स ने। ये चीज़ थेल्स जो गणितज्ञ थे वही बताए थे इस चीज़ को। तो ऑप्शन की बात करें तो ये हमें ऑप्शन दिख रहा है बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, यानी कि सर्किल की अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो हम लोग को 132 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें निकालना है। तो वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं होता क्या है, 2 पाई आर, यही होता है 2 पाई आर बराबर 132। ठीक, तो पाई का मान हमेशा जो होता है वो 22/7 होता है, 2 गुणे 22/7 गोरे पाई का मान 3.14 या 22/7 लेना होता है, तो 22/7 यहाँ ले लिए हैं, ये हो गया 132। अब ये लिखेंगे तो 44 आर बराबर 132 गुणे 7, यही हो जाएगा। आर बराबर अगर बात करें तो 132 गुणे 7 बटे 44, 11 से ये जाएगा 4 मट में, ये 11 से कटा 1 और 11 दूनी 22, 12। और ये जो है 12 यानी 4 से 12 जो है 3 मट में कटा, यानी कि त्रिज्या की बात करें तो 3 गुणे 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। यानी कि अब हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर डी में 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 71 में आते हैं, 71 में। इसमें कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण होगा। घनाभ का विकर्ण पूछा है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। विकर्ण का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर होल अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे। अंडर रूट होल अंडर रूट है, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 64 प्लस 36, यानी कि ये हो गया होल अंडर रूट 200। और 200 अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो 10 रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण इसी को हम लोग डायगोनल्स कहते हैं, तो घनाभ का विकर्ण यानी कि डायगोनल जो हो जाएगा ये 10 रूट 2 हो जाएगा। और ऑप्शन की बात अब कर लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72 पाते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी घटना की संभावना P है, संभावना होने की जो है P है, तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी, पूरक घटना की संभावना, यानी कि किसी जो घटना है वो होने की चांस हमें दिया हुआ है P, तो पूछ रहा है कि उसके न होने की चांस बताइए। पूरक घटना मतलब नहीं होने की चांस, ठीक है, उसके विपरीत। तो हम लोग जानते हैं कि जो घटना अगर जब होने की चांस प्लस नहीं होने की चांस दोनों मिलकर के प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वो 1 होता है, यानी कि घटना की संभावना प्लस पूरक घटना की संभावना, पूरक घटना की संभावना, इसका जो मान होता है ये 1 होता है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं P, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन हैपन प्लस वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट PC, ठीक, बराबर 1। तो होने की पूरक घटना यानी कि PCC से हम लिखे हैं, PC बराबर हम क्या लिखेंगे, PC बराबर 1 माइनस PE। अब PE का मान दिया हुआ है P है, तो इसको हम लोग लिख देंगे PC बराबर 1 माइनस P, यानी कि अगर ऑप्शन की अब हम लोग बात करें तो ये चीज़ जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन P 1 माइनस P, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा D, ऑप्शन D। हम लोग 73 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ लिखा है आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर है, सॉरी यहाँ परिसर है, ये परिसर पूछा गया है। तो परिसर होता क्या है हम लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान हमें कितना है, यहाँ पर 81 दिख रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 81,
अच्छा, परिसर को इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं इसी को, ठीक। 81 माइनस और न्यूनतम मान यहाँ हमें क्या दिख रहा है 12, तो ये 12 घट गया, तो 12 घट गया, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 69, यानी कि ये हो गया 69। अब हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमें डी दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है यदि किसी घन की प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। हम लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होता है। भुजा का मान कह रहा है L लेना है, तो 6 गुणे L स्क्वायर, इसी को तो हम बोलेंगे 6L स्क्वायर। यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा इतना वर्ग इकाई, ठीक, क्योंकि वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक, हमसे बहुलक पूछा गया है। बहुलक को ही हम लोग इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो मॉड हम लोग जानते हैं, मॉड होता क्या है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करती है वही मॉड कहलाती है। तो यहाँ पर देखिएगा जो संख्या 5 है, 5 कितनी बार रिपीट की है, एक बार ही रिपीट किया है, प्रवृत्ति है उसकी। अच्छा, 4 कितनी बार आया है, तो ये भी एक ही बार आया है। 13 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 9 कितनी बार आया है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 9 3 बार आया है। बाकी 8 संख्या भी एक बार आई है, 11 भी एक बार आया है, 14 भी एक बार आया है। तो अगर बहुलक की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं वही बहुलक कहलाती हैं। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3 बार 9 संख्या रिपीट की है, तो ये 9 जो है बहुलक कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76 में आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो नहीं है, पहले हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन कहलाती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है, प्रवृत्ति की माप है, माप जो होती है ये होता है मीन, मीडियन, मोड। मीन जिसे हम लोग माध्य कहते हैं, फिर दूसरा जो होता है माध्यिका जिसे हम लोग मीडियन कहते हैं, और जो तीसरा जो होता है वो होता है मोड जिसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो इन तीनों को छोड़कर जो चौथा ऑप्शन होगा वही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यानी कि मानक विचलन हमारा जो है नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, मानक विचलक यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना यानी कि जो घटना 100% श्योर है होने की, 100% मतलब श्योर है होने की, उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट यानी कि ऐसी घटना जो बिल्कुल निश्चित है, कि जो पूर्ण चांस है कि होना ही होना है, मतलब पूर्ण तरह से निश्चित घटना है, उसकी जो होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी 1। घटना का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होता है 1। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा जो है सही है। नंबर 78 पर हम लोग आते हैं। यहाँ लिखा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर प्लस एल होता है। चलिए मान को हम लोग रख देंगे, इसी को हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही टीएसए कहते हैं, टीएसए ऑफ कोण। तो टीएसए ऑफ कोण पाई आर प्लस एल होता है 22/7। आर का मान जो है 14 दिया है, 14 रख देंगे, 14 प्लस एल का मान 15 है, इस 15 को रख देंगे। 7 से ये 14 कटा 2 मर्द में, यानी कि 22 दूनी हो गया 44 गुणे 29। चलिए 44 और 29 का अब हम लोग गुणा करते हैं। 9 चौके 36, 6 हाथ में लगा 3, 9 चौके 36 और 3 ये हो गया 39, 4 दूनी 8 और ये भी हो गया 4 दूनी 8, 6, 9 8 17 के साथ हाथ में लगा 1 और ये हो गया 12। यानी कि ये हो गया हमारा 1276। क्षेत्रफल निकाले हम लोग तो वर्ग होगा, किसका होगा, सेंटीमीटर का, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी कि अब ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन 1276 करके कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं दो वृत्त की परिधियों का अनुपात, यानी कि वृत्त की जो सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है वो दिया गया है अनुपात 3:4 में है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए यानी कि इसको हम मान लें कि परिधि 1 बटे परिधि 2, ये हमारा जो दिया है
अनुपात कितना है 3:4। परिधि होता क्या है वृत्त की परिधि, ये होता है 2πr। तो पहले वाले को परिधि 1 के लिए हम r1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2πr2। अब 2π ये ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि r1/r2 का मान दिया है 3:4। यानी कि पहले वाले का त्रिज्या क्या है, परिधि का 3 है, दूसरे वाले का त्रिज्या का है वृत्त का, वो है 4। तो क्या हम लोग क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं? तो क्षेत्रफल एक किसकी, वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल किसकी, पहली बार वृत्त की क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई वृत्त की क्षेत्रफल। ये कौन सी वृत्त है, ये दूसरी वाली वृत्त की हम लोग क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा πr², तो r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr2 का स्क्वायर। पाई आपस में कट जाएगा, यानी कि r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। r1 यानी कि r1 का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर बटे r2 4 का है मान, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर जो है 16 हो गया, यानी कि 9/16 हमारा होगा। चलिए आते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है 9/16, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हम लोग प्रश्न संख्या 80 यानी कि 80 करते हैं। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ACB की मान होगी ACB, इस वाले एंगल का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर जब पैरेललोग्राम है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या पैरेलल है, AD जो है किसके पैरेलल है, BC के हैं। AD जो पैरेलल है BC के। अच्छा चलिए उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये एक जो है जेड आकार की आकृति बन रही है। ये जो आकृति बन रही है, ये मैं इस आकृति की बात कर रहा हूँ, एक जेड आकार की आकृति बन रही है। और हम लोग जानते हैं जब भी जेड आकार की आकृति बनती है कहीं भी, तो इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, तो ये किस विधि से बराबर होता है, तो एकांतर कोण विधि से बराबर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से एकांतर कोण विधि से एंगल ACD, देखिए ACD का मान हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ACD जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि BAC, एंगल BAC बराबर होगा। और ये कितने डिग्री हो जाएंगे, 70 डिग्री। किस विधि से, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जहां भी जेड आकार की आकृति बनती है उसका कोण बराबर होता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलिए हम लिख दिए 70 डिग्री, यानी कि इसका मान हो गया हमारा 70 डिग्री। अब हम देखें तो ABC, ये जो हमारा ABC है एक त्रिभुज बन गया ABC, जहां एंगल B 55 डिग्री है, ये जो है 70 डिग्री है। तो क्या हम एंगल C का मान नहीं बता सकते हैं? हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों जो कोणों का मान होता है अंदर की, इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि बात करें तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, यानी कि इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए BAC यानी कि एंगल A की बात करें तो एंगल A का मान हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B की बात करें तो यहाँ 55 डिग्री दिया हुआ है। चलिए इसको एंगल BCA यानी कि BCA के इसको हम लोग ACB भी बोल सकते हैं। तो एंगल ACB, थोड़ा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। यानी कि A पहले लिख देते हैं और ये वाला B यहाँ लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट बीच वाली हमेशा संख्या रिप्रेजेंट करती है। एंगल C है तो एंगल C ही रह गया, बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये 70 और 55 हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 125 डिग्री। और 125 जब इसमें से घट गया तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, 55 डिग्री हो जाएगा, ये किसका मान, एंगल ACB का मान। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन B हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा B जो है सही हो गया। तो चलिए आज का ये 80 क्वेश्चन यानी कि 61 से लेकर के 80 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज भी 20 सेट का कुल प्रश्न रहा। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए इसी प्रकार। आगे जो वीडियोज़ हैं, जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन 20 बच गए हैं MCQ में, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आ जाएगा। और मैं एक बात और बोलूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और दूसरा चीज़, ये जो मैं इस समय वीडियो करा रहा हूँ इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि एक तो है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाते हैं तो आपको पैटर्न मालूम चल जाता है किस तरह का क्वेश्चन आएगा, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आती है। और दूसरा चीज़, आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपने कितना अच्छा से तैयारी किया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को देखिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। तभी तक के लिए धन्यवाद।